फिल्म की शुरुआत होती है जब अमेजिंग एमी अपने पति की गोद में सिर रखे होती है और वह सोच रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सीन बदलते हैं और हम न्यूयॉर्क सिटी में उसके जुड़वा बहन मार्गोट के बार में जाते हैं जहां वह उससे मिलता है। उदास भाव के साथ वह बताता है कि आज उसकी और एमी की 5वीं सालगिरह है। सीन कट होता है और एमी की कहानी दिखती है, जो अपनी लव लाइफ पर एक जर्नल लिखना शुरू करती है। वह बताती है कि पहली बार निक ने उससे एक पार्टी में बात की थी। वह उसकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण से प्रभावित हुई और उसके साथ बाहर घूमने चली गई। उन्होंने शुगर फैक्ट्री के बाहर पहला किस शेयर किया और प्रेमी बन गए। वर्तमान समय में निक बार में मार्गोट के साथ देर तक रहता है। जब वह घर लौटता है तो वह देखता है कि लिविंग रूम की टेबल उल्टी पड़ी है और उसका कांच टूटा हुआ है। एमी गायब है। सीन कट होता है और पुलिस उसके कॉल पर घर के बाहर पहुंचती है। ऑफिसर जिम और डिटेक्टिव रोंडा घर की जांच करते हैं और किचन काउंटर पर खून के दाग पाते हैं। रोंडा लिविंग रूम की दीवार पर एक किताब का कवर देखती है जिसका नाम द अमेजिंग एमी है। वह बताती है कि वह एमी को जानती है क्योंकि उसके लेखक माता पिता ने उसकी पूरी जिंदगी एक बुक सीरीज में लिखी है। सीन कट होता है और एमी के फ्लैशबैक में वह गुस्से में लिखती है कि किताबों में अमेजिंग एमी हमेशा परफेक्ट दिखाई गई है और अब उसकी शादी होने वाली है। एमी निक के साथ नए सीक्वल की ओपनिंग सेरेमनी में जाती है। वह रिपोर्टरों के साथ बैठती है जो असंवेदनशील सवाल पूछते हैं कि असल जिंदगी में वह शादी क्यों नहीं कर रही। उसे खुश करने के लिए निक एक फेक रिपोर्टर बनकर आता है और प्यारे सवाल करता है। एमी उसे किस करके उसका भांडा फोड़ देती है। सीन फिर रियलिटी में आता है और निक पुलिस स्टेशन जाता है एमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। उसे एमी के बारे में पूछे गए ज्यादातर सवालों की जानकारी नहीं होती, जैसे उसका ब्लड ग्रुप या फ्रेंड सर्कल। जिम और रोंडा को लगता है कि वह एमी की गुमशुदगी को लेकर उदासीन और बेरुखा है। निक गुस्से में अपने ससुराल वालों को एमी के गायब होने की खबर देता है। वहां उसे अपने मानसिक रूप से बीमार पिता के बारे में पता चलता है जो पुलिस हिरासत में था। निक उसे पुराने घर छोड़ आता है। एक और फ्लैशबैक में एमी लिखती है कि शादी के 2 साल बाद भी वह और निक एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। सालगिरह के दिन वे लाइब्रेरी में प्यार करते हैं और भावुक गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में निक मार्गोट के घर रुकता है क्योंकि उसका घर जांच के तहत है। इस बीच निक और एमी की गर्भवती पड़ोसी नोएल रात में जांच के दौरान रोंडा के पास आती है और दिखावे के लिए एमी की चिंता जताती है। जांच के दौरान रोंडा पाती है कि निक की सारी संपत्ति एमी के नाम पर है, यहाँ तक कि बार के शेयर भी। उन्हें लगता है कि एमी एक नियंत्रक और चालाक महिला हो सकती है। उन्हें एक ड्रॉअर में क्लू 1 नामक लिफाफा मिलता है। अगली सुबह मार्गोट निक को उठाती है और उसके लुक पर काम करती है ताकि वह चिंतित और थका हुआ दिखे और पुलिस को उस पर शक न हो। निक और मार्गोट पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां एमी के माता पिता न्यूयॉर्क से आए होते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं ताकि जनता को एमी की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में बताया जा सके। निक को मंच पर लाया जाता है ताकि वह जनता से मदद मांग सके, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान देता है और अनिच्छुक दिखता है क्योंकि वह और एमी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। मीडिया उसकी उस मुस्कान को गलत तरीके से पेश करता है और उसे खलनायक बना देता है। जब एमी के माता पिता अपना बयान देते हैं तो वे बताते हैं कि एमी के पुराने बॉयफ्रेंड्स बहुत पॉसेसिव थे। एक है डेजी कॉलिंस जिसने एमी द्वारा छोड़े जाने पर कॉलेज में आत्महत्या की कोशिश की थी। दूसरा है टॉमी जो एमी से अलग होने पर हिंसक और गाली गलौज करने लगा। जब वे बयान देकर जाने लगते हैं तो रोंडा निक को वापस लाती है और उसे एक क्लू वाला लिफाफा दिखाती है।
वह लिफाफा खोलता है और उसमें मौजूद पहेली को हल करता है जो उन्हें उसके ऑफिस तक ले जाती है। वहां रोंडा को एक महिला की पैंटी मिलती है और दूसरा क्लू मिलता है जो उन्हें एक ब्राउन हाउस की ओर इशारा करता है। निक दिखावे के लिए क्लू नहीं सुझाने का नाटक करता है लेकिन बाद में वह अपने पिता के पुराने घर जाता है। रोंडा उसका पीछा करती है और वहां तीसरा क्लू ढूंढ निकालती है। निक तुरंत घर लौट आता है ताकि रोंडा को चकमा दे सके। तीसरे क्लू में उनकी 5वीं सालगिरह का जिक्र होता है जो एमी की जानबूझकर की गई छेड़छाड़ को उजागर करता है। एक फ्लैशबैक में एमी निक को दिलासा देती है जब उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन जब वह बताती है कि उसकी भी नौकरी जा रही है और वह अपनी ट्रस्ट फंड को अपने माता पिता को दे रही है ताकि वे कर्ज चुका सकें, तो निक इसे सही से नहीं ले पाता। कुछ हफ्तों बाद एमी निक के बेकाबू खर्च करने की आदत पर टिप्पणी करती है जिससे निक बदतमीज हो जाता है। एमी शांत और संयमित रहती है जिससे उनके रिश्ते की डोर और कमजोर हो जाती है। वर्तमान में निक उन लोगों में शामिल होता है जो एमी को खोजने में मदद कर रहे हैं। उसे वहां पागल डेजी दिखता है जो उसे देखकर बिना मिले चला जाता है। एक महिला उसके साथ चोरी से सेल्फी लेती है जिसमें वह मुस्कुरा देता है। निक को मार्गोट से पता चलता है कि एमी की मां उस पर नाराज है तो वह उसे मनाने बाहर जाता है। वह उसे समझाता है कि उसे उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो एमी को खोजने में मदद कर रहे हैं। पहले दिन की खोज के बाद रोंडा एमी के घर वापस जाती है और गहराई से जांच शुरू करती है। नोएल फिर से वहां आती है लेकिन रोंडा अफसरों से कहती है कि उसे वापस भेज दो। खोज के दूसरे दिन लोगों की संख्या बढ़ जाती है और केस वायरल हो जाता है। मार्गोट देखती है कि एक मीडिया रिपोर्टर निक की उस महिला के साथ ली गई सेल्फी को दिखाकर उसे एमी की गुमशुदगी के प्रति असंवेदनशील बताता है। एमी की जर्नल में वह अपनी निराशा और संयम के साथ बताती है कि वे निक के भीड़-भाड़ वाले होमटाउन में उसकी ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित मां की देखभाल के लिए आ गए हैं। उसे महसूस होता है कि निक अब उसे प्राथमिकता नहीं देता और उसका प्यार अब कम होता जा रहा है। वर्तमान में निक की काफी छोटी गर्लफ्रेंड एंडी मार्गोट के घर चुपके से मिलती है। निक उसे समझाता है कि जब तक सब शांत न हो जाए, उनके रिश्ते को सीक्रेट रखना होगा। फ्लैशबैक में निक की मां की मौत हो जाती है और वे वहीं रहने लगते हैं। एमी अपनी बची हुई रकम से उसके लिए एक बार खरीदती है। समय के साथ उनका रिश्ता बासी हो जाता है। एक रात एमी उसे बाहर जाने से रोकती है और एक नई शुरुआत के लिए बच्चा प्लान करने की बात करती है, लेकिन निक चिढ़ जाता है और इतना हिंसक हो जाता है कि एमी उससे डरने लगती है। वर्तमान में रोंडा को उसका एक सोर्स जिनकी बताता है कि एमी ने उससे बंदूक खरीदी थी। इसके बाद एमी के कन्फेशन से पता चलता है कि उसने बंदूक इसलिए खरीदी थी ताकि न्यूयॉर्क में वह सुरक्षित महसूस कर सके। वर्तमान में एंडी चुपके से घर से बाहर निकलती है लेकिन मार्गोट उसे देख लेती है और निक से लड़ाई करती है। गुस्से में निक अपने घर लौट जाता है। पुलिस स्टेशन में रोंडा को बताया जाता है कि फॉरेंसिक टीम ने किचन को ल्यूमिनोल से चेक किया और वहां खून का एक बड़ा पूल पाया गया जो साफ किया गया था। खून का ग्रुप एमी से मेल खाता है। केस के वायरल हो जाने और जनता की उत्सुकता को देखते हुए परिवार एमी की जानकारी देने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन करता है। वहां नोएल एक सीन क्रिएट करती है और बताती है कि एमी 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। निक भड़क जाता है और पुलिस उसे अंदर ले जाती है। घर के अंदर निक कसम खाता है कि उसने कभी नोएल से बात नहीं की, लेकिन रोंडा उसे वो तस्वीरें दिखाती है जो नोएल ने दी थी उनकी दोस्ती साबित करने के लिए। वह उसे खून की रिपोर्ट, क्रेडिट कार्ड खर्च और बीमा की जानकारी भी देती है। पता चलता है कि निक ने इसी साल एमी का लाइफ इंश्योरेंस बढ़ाया था। वह सब बातों से इनकार करता है जिससे वह और भी संदिग्ध लगता है।
बाद में मार्गोट के आने पर निक उसे बताता है कि एमी ने उसे फर्टिलिटी क्लिनिक भेजा था जहां वह अपना सैंपल देने गया था। उसे शक है कि एमी ने उसी सैंपल से खुद को प्रेग्नेंट किया होगा। मार्गोट गुस्से में घर छोड़ देती है, जो अब मीडिया और पुलिस से घिरा हुआ है। बाद में निक एमी की अंतिम पहेली को हल करने की कोशिश करता है, जबकि रोंडा उसके पिता के घर की जांच करती है और बेसमेंट में जली हुई डायरी ढूंढती है। उस डायरी से पता चलता है कि एमी को डर था कि निक उसे मार सकता है। निक पहेली हल करके मार्गोट के शेड में पहुंचता है, जहां उसे एमी के कार्ड से की गई सभी खरीदारी मिलती है। सीन कट होता है और हम एमी को देखते हैं जो एक रेंटल कार में भाग रही है। वह अपनी सारी साजिश को खुद नैरेट करती है। निक के व्यवहार से तंग आकर उसने पुलिस डॉक्यूमेंट्री देखनी शुरू की ताकि वह अपनी फर्जी किडनैपिंग प्लान कर सके। वह नोएल से दोस्ती करती है ताकि निक के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा सके कि वह उसे मारता है। वह निक को नशे में करके उसके नाम पर इंश्योरेंस बढ़वाती है और क्रेडिट कार्ड खर्च करती है। वह नोएल का यूरिन चुराकर अपनी प्रेगनेंसी फेक करती है और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाती है ताकि जब वह गायब हो तो सब कुछ निक पर जाए। वह अंततः अपनी योजना के अंतिम चरण को अंजाम देती है और निक की अनुपस्थिति में वह मेज को अस्त व्यस्त कर देती है और सावधानी से अपना खून निकालती है, जिसे वह रसोई में चारों ओर फैला देती है। वह सुनिश्चित करती है कि सफाई का काम ढीले तरीके से हो ताकि फॉरेंसिक टीम को बाद में इसके निशान मिल सके। वह अपने खून को एक हथौड़े पर भी लगाकर उसे फायरप्लेस में छिपा देती है। वह अपनी डायरी को भट्टी में फेंकती है और इलेक्ट्रॉनिक सामान को मार्गोट की शेड में रखती है। भागने से पहले वह कबूल करती है कि उसने एक सुराग अपने पिता के घर पर छोड़ा ताकि पुलिस को उसकी डायरी वहीं मिले। खुद को छुपाने के लिए वह अपने बालों की स्टाइल पूरी तरह बदल लेती है और ग्रोसरी खरीदती है, फिर अपने छिपने की जगह पर निकल पड़ती है। वह नकद भुगतान करती है और नैन्सी नाम से एक कमरा बुक करती है। नए होटल रूम में बसते समय वह अपने फंसाने के फैसले को सही ठहराती है, क्योंकि निक ने उसे दिवालिया कर दिया और एक जवान लड़की के लिए छोड़ दिया। वह अपने पैसों की थैली की जांच करती है ताकि सुनिश्चित कर सके कि कोई उसके खर्चों का पता न लगा पाए। वह अगली हद तक पागलपन में जाती है जब वह अपने गाल की हड्डियां तोड़ देती है ताकि चेहरा बदला जा सके। इसी बीच मार्गोट और निक को शेड में इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में गुड़िया होती है और एक सुराग जिससे वे समझते हैं कि गुड़ियों का हथौड़ा गायब है। अगले दिन एमी एक इंटरनेट कैफे जाती है खबरें पढ़ने और अपनी योजना की सफलता पर इतराने के लिए। वापस लौटकर वह अपनी पड़ोसी ग्रेटा से दोस्ती कर लेती है, जिससे वह ज्यादा बातें साझा करने लगती है। वह उसे बताती है कि उसने निक को शुगर फैक्ट्री के बाहर एंडी को चूमते देखा था, जहां वह पहले एमी को भी ले गया था। दूसरी ओर निक न्यूयॉर्क उड़ता है और वकील टैनर बोल्ट को नियुक्त करता है, जो जानता है कि निक को फंसाया जा रहा है। वह एमी के एक्स टॉमी से भी मिलता है, जो बताता है कि एमी ने उसे झूठे यौन उत्पीड़न केस में फंसाया क्योंकि उसने अफेयर कर लिया था। ग्रेटा और उसका साथी एमी के साथ समय बिताते हैं। इस दौरान निक मार्गोट को बताता है कि वह डेजी से मिलने जा रहा है और टैनर की फीस को लेकर चिंतित है। मार्गोट उसे भरोसा दिलाती है कि वह आर्थिक रूप से उसका साथ देगी। उसी समय दोनों भाई बहन को यह भी पता चलता है कि मीडिया उन पर एक बेहुदा आरोप लगा रहा है कि उनके बीच अनैतिक संबंध है। ग्रेटा भी न्यूज में देखती है कि निक को मृत्युदंड देने की मांग हो रही है। एमी कैलेंडर पर निशान लगा रही होती है कि कौन कौन से सुराग पुलिस को मिलने हैं। वह गुमनाम रूप से पुलिस को कॉल कर शेड में संदिग्ध गतिविधि की सूचना देती है। निक डेजी से मिलता है, जो एमी जितना ही पागल प्रतीत होता है। निक उससे ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाता और चला जाता है। वह खुद के बार भी नहीं जा पाता क्योंकि मीडिया और लोग उसे घेरे रहते हैं।
रोंडा अब भी एमी की डायरी को पढ़ती है और सोचती है कि निक ने उसे पिता के घर पर क्यों छोड़ा। अगले दिन टैनर निक के शहर आता है और उसे व मार्गोट को कानूनी सलाह देता है। वे साथ खाना भी खाते हैं। उसी रात गोल्फ खेलते समय एमी की पैसों की थैली गिर जाती है और वह रात में अपने कमरे को असुरक्षित महसूस करने लगती है। अगले दिन टैनर निक को सलाह देता है कि वह टेलीविजन पर सच कबूल कर ले, क्योंकि यह सबसे तेज तरीका है लोगों को उससे नफरत करने और फिर उसे भूल जाने का। दूसरी ओर ग्रेटा और उसका आदमी असल में लुटेरे निकलते हैं जो एमी पर हमला करते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। कोई विकल्प न होने पर एमी को एक लोकल पे फोन से किसी को कॉल करते हुए देखा जाता है। मिसौरी में मार्गोट और टैनर निक को इंटरव्यू से पहले मेकअप रूम में मानसिक रूप से तैयार कर रहे होते हैं। उसी समय एमी डेस्सी से मिलती है जो उस पर बेहद सहानुभूति दिखाता है, जबकि एमी अब भी खुद को पीड़िता दिखा रही होती है। ठीक इंटरव्यू से पहले रिपोर्टर्स को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। एमी और डेस्सी भी वही चौंक जाते हैं जब वे एंडी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निक के साथ अपने अफेयर को कबूल करते हुए देखते हैं, जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। टैनर निक को इंटरव्यू टालने को कहता है, लेकिन निक इसे जल्दी निपटाना चाहता है। सीन कट होते हैं और टैनर निक को घर वापस ले जा रहा होता है। डेस्सी अब भी एमी के लिए फीलिंग्स रखता है, इसलिए वह उसे अपने एक सेफ हाउस में शरण देता है और घर दिखाता है। डेस्सी उसे चूमने की कोशिश करता है लेकिन एमी हिचकिचाती है। अगले दिन एमी देखती है कि पूरा घर सुरक्षा कैमरों से भरा हुआ है और डेस्सी उसके पीछे से नए कपड़े लेकर आता है। एमी उसकी बढ़ती सनक को महसूस करती है और खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। अगले दिन शाम को निक मीडिया से पीछा छुड़ाता हुआ मार्गोट के घर भागता है और वहीं बैठकर अपना इंटरव्यू देखता है, जबकि एमी डेस्सी के घर पर वही इंटरव्यू देख रही होती है। इंटरव्यू में निक ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया होता है। उसने शर्म के साथ अपनी गलतियां मानी और एमी के लिए चिंता जताई। इंटरव्यू खत्म होते ही रोंडा मार्गोट के घर एक सर्च वारंट के साथ पहुंचती है और शेड में वे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ढूंढ लेती है जो एमी के क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए थे। वह मार्गोट को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि डेस्सी एमी को भावनात्मक रूप से हेरफेर करता है ताकि वह उसकी जीवनसाथी बने, क्योंकि अब वह उसका ख्याल रख रहा है। निक को अब टैनर के साथ पुलिस स्टेशन लाया जाता है। रोंडा उसे एमी की डायरी के कुछ पन्ने दिखाती है जिसमें उसके द्वारा निक पर किए गए कथित अत्याचार दर्ज हैं। लेकिन निक उन्हें झूठा करार देता है क्योंकि उसने एमी पर कभी हाथ नहीं उठाया। रोंडा उसे वह हथौड़ा भी दिखाती है जो जिम को फायरप्लेस से मिला था, जिससे वह निक को अगले दिन गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाती है। डेस्सी अब एमी से ज्यादा मिलने लगता है, जिससे एमी घुटन महसूस करती है। अगली सुबह वह एक नई योजना बनाती है। वह अपनी शर्ट के निचले हिस्से को रेड वाइन में भिगो देती है ताकि ऐसा लगे जैसे उसके साथ यौन हमला हुआ है और कैमरों के सामने रोने का नाटक करती है, ठीक डेस्सी के आने से पहले। उसी समय निक और मार्गोट टैनर की मदद से जमानत पर छूट जाते हैं। टैनर उन्हें भारी भीड़ से निकालकर ले जाता है। अब केस मीडिया में पूरे जोर पर है। अब एमी खुद को वाइन की बोतल से नुकसान पहुंचाती है और डेस्सी के आने का इंतजार करती है। डेस्सी के आते ही वह खुद को उसके सामने प्रस्तुत करती है और उसे बेडरूम में ले जाती है, जहां वह बॉक्स कटर से उसका गला काट देती है और दिखावा करती है कि उसने आत्मरक्षा में ऐसा किया। सीन कट होते हैं और न्यूयॉर्क सिटी में एमी को खून से सनी हालत में घर के बाहर पाया जाता है, जबकि मीडिया लगातार उसकी तस्वीरें ले रही होती है। वह नाटकीय ढंग से निक की बाहों में गिरती है और वह उसे अंदर ले जाता है। अस्पताल में होश में आने पर वह मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि डेस्सी, उसका पागल प्रेमी, उसे अगवा कर लाया था और उसके साथ बलात्कार की कोशिश की, जिससे उसे आत्मरक्षा में उसे मारना पड़ा।
रोंडा उसके पूरे बयान पर संदेह करती है। निक उसे घर वापस ले आता है जबकि मीडिया और आम जनता उनका पीछा कर रही होती है। निक उससे सवाल करने की कोशिश करता है लेकिन वह तब तक कोई जवाब नहीं देती जब तक वह शो में नहीं आता और साबित नहीं करता कि उसने वाय नहीं पहना है। इसके बाद एमी पूरे षड्यंत्र की बात कबूल करती है और यह भी मानती है कि उसने निक को सजा देने की असफल कोशिश का सारा दोष डेसी पर डाल दिया ताकि वह अपने अपराधों से बच सके। अब निक को उससे घृणा हो जाती है, पूरी तरह से। अगले दिन एमी निक के साथ पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आती है और उसे कैमरों के सामने मुस्कुराने और खुश दिखने के लिए मजबूर करती है। निक एमी की पूरी सच्चाई मार्गोट, टैनर और रोंडा को बता देता है लेकिन अफसोस कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। जब वह घर लौटता है, एमी उसे भावनात्मक रूप से फंसाने की कोशिश करती है। वह उस पर बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उसे अपने बिस्तर में सोने को मजबूर करती है। अगले दिन निक टीवी इंटरव्यू में एमी का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। लेकिन एमी अपनी आखिरी चाल चलती है। वह निक को एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है ताकि वह हमेशा के लिए उसे बांध सके और उसे इंटरव्यू में सब कुछ उजागर करने से रोक सके। निक अब एमी की साजिश को पूरी तरह समझ चुका होता है और उसे दीवार पर धक्का देता है, गुस्से में। लेकिन आखिरकार वह हार मान लेता है और इंटरव्यू में एमी का भंडाफोड़ नहीं करता। एमी खुशी खुशी अपनी गर्भावस्था की घोषणा करती है।